राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाएं और उसके बाद उनके बयानों को लेकर चर्चा ना हो, ऐसा कभी कभार होता है। अक्सर जो उनकी विदेश यात्राएं होती हैं उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। हमने कई बीजेपी नेताओं को सुना कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाना चाहिए। आप एक सेंटेंस उसका बता दीजिए, उन्होंने ऐसा क्या बोला जो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। राहुल गांधी जी के बयान को कोट करके कहेंगे तो ये समस्या भारत की होगी कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की होगी? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये तो भारत की समस्या होगी। भारत के लिए अगर वो अलगाववादी खड़े होंगे और इनके बयान को उद्धृत करके वो बताएंगे, अपनी मीटिंगों में बताएंगे कि देखो कर रहा है, तो वो भारत की समस्या बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? की भूमि पे बोल रहे थे, अमेरिका बोल रहे थे, और जब वो देख रहे थे कि कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा अमेरिका में होने वाला है, अभी प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं, तो राहुल गांधी को इस तरीके से थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी चाहिए थी। 2024 में आप सिर्फ सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है। तो नेता प्रतिपक्ष के नाते जितनी जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री की राष्ट्र के प्रति है, उतनी ही जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष के प्रति है। तो आपको बोलने से पहले ये संयम रखना जरूरी है कि हम ऐसी कोई भी बात ना बोलें कि जिससे कि भारत की गरिमा पे असर पड़े। पार्टी वाइज कुछ भी किसी को कह लीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसके अगर देश के खिलाफ कोई बात जा रही है तो उससे मैं ये नहीं कहता कि भारत देश बिल्कुल उनके किसी के कहने से या किसी कहने से कमज़ोर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और देखिए, इस हफ्ते जो हम बात करने वाले हैं वो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा की। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाएं और उसके बाद उनके बयानों को लेकर चर्चा ना हो, ऐसा कभी कभार होता है। अक्सर जो उनकी विदेश यात्राएं होती हैं उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वो बोल कर आते हैं। हालांकि यहाँ पर सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है, जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं वो कितनी सही कितनी गलत है, उन बातों को कहाँ विदेश की धरती पर उठाना कितना सही था नहीं था। हालांकि उसमें से अगर ज़्यादातर बातों पर आप गौर करें तो बहुत कुछ पिछले चुनावों के दौरान राहुल गांधी बोलते रहे हैं। देश में भी कई सारी बातें उनमें से ऐसी हैं जिसका जिक्र उन्होंने संसद में भी किया है, लेकिन उसके बाद विदेशी धरती पर जब ये बातें कही जाती हैं तो उसके मायने क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यही समझाने के लिए हमारे साथ तमाम वरिष्ठ खबरों के खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं। समीर चौगाकर जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल सर हमारे साथ हैं, रामकृपाल जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अमरुजाला.com पर। रामकृपाल सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। राहुल गांधी की विदेश यात्रा जब भी होती है, खास करके अब क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, तो उम्मीद थी कि जो भी कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे वो बेहतर होगा। बातें उन्होंने अपनी रखी, परसेप्शन उसके पीछे क्या बनाने की कोशिश है, क्योंकि जो यहाँ पर अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, बीजेपी तो सीधा कह रही है कि विदेशी धरती पर जाकर भारत का नाम खराब करना, भारत की छवि खराब करना, उसी चश्मे से उसको देखना चाहिए या किसी और कोई और भी तरीका है उसको देखने का? देखिए, मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहता। अभिव्यक्त की आज़ादी है, सबको है, अपने अपने हिसाब से लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना यह है कि जैसे सिखों के बारे में जो पर्टिकुलरली कहा, वो थोड़ा मुझे खला। बाकी ठीक है, ये बहुत लोग बोलते रहते हैं, कई बार गए कि लोकतंत्र नहीं है, फलाना नहीं है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से जो देश में कह रहे हैं। देखिए, डिजिटल मीडिया आजकल ऐसा हो गया है कि आप चाहे विदेश में बोलें चाहे देश में बोलें, पता सबको पड़ता है। जो इंटरेस्टेड है वो सबको मालूम पड़ता है क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आज की तारीख में, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, जो भी कहे उसको ये देख कर जरूर होना चाहिए कि देश की, राष्ट्र की, पार्टी वाइज कुछ भी किसी को कह लीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसके अगर देश के खिलाफ कोई बात जा रही है तो उससे मैं ये नहीं कहता कि भारत देश बिल्कुल उनके किसी के कहने से या किसी कहने से कमज़ोर हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत जिस तरह से विकास कर रहा है उसको देख करके बहुत सारे विकसित देशों को ये बात पच नहीं पा रही है कि एशिया में चाइना, भारत और एक तरह से रशिया, ये तीन महाशक्तियाँ मतलब मीन्स हो जाएं, ये बहुत सारे देशों को नहीं पच रहा है। और रिसेंट में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में, तमाम तरह का, ऐसे में हम सबको एक चीज़ तो सजग रहना चाहिए कि ऐसा कुछ मौका न मिले। क्योंकि बहुत पहले आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तब भी एक किताब लिखी गई थी
कि भारत तो विभिन्न, वो कहते हैं ना, विभिन्न संस्कृतियों का, या कहिए कि विभिन्न डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट भाषा का, तो उसको कहते हैं कि वो तो एक जोड़ है और ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसी किताबें भी आ चुकी थी कि बहुत जल्दी ये हो जाएगा। चाइना में तो बाकायदा ये थ्योरी चलाई गई थी कि ये जो देश है इसमें सब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इतनी परस्पर विरोधी भाषा, कल्चर कहीं एक साथ रह नहीं सकता। लेकिन हम इतने सालों से झुठलाते हुए अगर आज हम 70-72 साल में आ गए हैं, तो मैं सारी पार्टियों के लोगों से यह अपेक्षा रखता हूं कि आपस की दुश्मनी कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे किसी कदम से उन ताकतों को बल न मिले जो ताकतें भारत को ये कोशिश कर रही हूँ। बल्कि बताऊँ आपको, एक आर्टिकल भी छप चुका था। एक होता है मिडिल इनकम ग्रुप, बहुत सारे देशों ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की, लेकिन वो ऐसा हुआ कि मिडिल इनकम ग्रुप में फंस के रह गए, उनको फंसा दिया गया ताकि वो कोई चैलेंज न कर पाएँ। भारत की स्थिति इस मामले में अलग है, हमारी डेमोग्राफी और सारी चीज़ें, इसको देख करके उनको बहुत सारे देशों को शंका हो रही है कि कहीं ये वाकई ताकत ना, तो एक कोशिश करेंगे डिसरप्ट करने की, हमारी आर्थिक सामाजिक प्रगति, वैमनस्य बढ़े। तो किसी भी तरह के जो पब्लिक फिगर हैं, अब लीडर अपोजिशन हैं, या कल को प्रधानमंत्री को भी मैं कहूँगा, कोई भी हो, किसी पार्टी का कोई सुप्रीम नेता हो, उसको थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए इतना कि मेरे, हो सकता है कोई बात सच ही हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अप्रिय सच देश हित से ऊपर हो, देश हित से ऊपर हो, और वो बात कहीं और से कही जाए ताकि उसका मतलब, मकसद, सब कुछ, सब पर सवाल उठे। पूर्णिमा जी, बड़ा है हमें समझना, राहुल गांधी देश में भी तमाम बातें बोलते हैं, लेकिन जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलते हैं जो चर्चा में आ जाता है, या जिस पर देश में एक विवाद छिड़ जाता है, या एक तरीके से सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। क्या मकसद है इसके पीछे? वो तो यहाँ भी बोलते हैं, यहाँ भी खबरें बनती हैं, क्या विदेश जाने पर वो ज़्यादा बड़ी खबरें बन जाती हैं, दुनिया भर में बनती हैं? अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं, अब तो उसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट है। देखिए, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो ना भी बोले, इनफैक्ट बाहर जाके वो सिर्फ लिखा हुआ भी पढ़ देंगे ना, तो वो भी खबर बन जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और बाकी उनके जो साथी हैं, उनके बयान को जिस तरह से एकदम मैग्नीफाई कर देते हैं ना, तो वो कुछ भी बोलेंगे तो वो खबर बनेगी, कुछ ना भी बोलें वो भी खबर बनेगी। लेकिन तब ये है कि क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो देश द्रोह के कैटेगरी में आ जाता है? हमने कई बीजेपी नेताओं को सुना कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाना चाहिए। आप एक सेंटेंस उसका बता दीजिए, उन्होंने ऐसा क्या बोला जो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है या मुकदमा होना चाहिए? किसी ने उनसे कहा कि उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। तो जो 3 दिन राहुल गांधी ने जो भी भाषण दिए, जो भी इंटरेक्शन किया, उसमें से कहीं से कुछ भी निकाल के आप बताइए जिसकी वजह से उनकी सदस्यता जानी चाहिए या देशद्रोह होना चाहिए। जो पूछा गया उसका उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब उन्होंने ईमानदारी से दिया, वो जवाब वो इंडिया में भी उनसे पूछा जाता तो वैसे ही बोलते। आज की डेट में ये मैटर ही नहीं करता है कि आप सांगली में बोल रहे हैं या सैन फ्रांसिस्को में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। डिजिटल मीडिया है, कहीं बोलिए वो मैग्नीफाई होगा और सभी उसको पढ़ेंगे, सभी जानेंगे। तो ये कह देना कि देश के बाहर जाके ये सिर्फ देश की निंदा करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। उनसे जो राहुल गांधी बुफट है, वो अपनी बात बिल्कुल खुले तरीके से रखते हैं, उसमें लगाओ छिपाओ दुराओ नहीं होता है, ये सब ने देखा है। तो जो पूछा गया उसका उन्होंने सीधा सपाट जवाब दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी को भी इतनी बड़ी आपत्ति होनी चाहिए थी। भाई आरक्षण पे उन्होंने क्या कहा था? आरक्षण पे तो यही कहा ना कि जब फेयर नेशन हो जाएंगे हम, अभी नहीं है, जब फेयर नेशन हो जाएंगे तो आरक्षण समाप्त करेंगे। सिखों को जो सर ने जिसका कॉन्टेक्स्ट में दिया, वो जब उनसे बीजेपी के साथ उनकी लड़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी से हमारी लड़ाई पॉलिटिकल है, वो तो सुपरफिशियल है, वो तो बहुत सतही है। असली लड़ाई ये है कि विचारधारा क्या होगी हमारी। तो फिर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट के लिए एक एग्जाम्पल, सामने एक जो सिख सज्जन बैठे थे उनको उठा के दिया कि क्या कल को जो हमारा भारत होगा उसमें ये माहौल होगा कि ये अपनी पगड़ी पहन सके, गुरुद्वारा जा सके, कड़ा पहन सके, या ये माहौल होगा कि ना इनको करने दिया जाए। तो लड़ाई हमारी उस स्तर की है। तो इसमें ये कह देना कि सिखों को उन्होंने टारगेट कर दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कुछ भी लेके उठा दीजिएगा तो वो डिस्टॉर्ट हो ही जाता है।
बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने कहीं आरएसएस पे कहा, बीजेपी के मोदी जी के डर के बारे में कहा। तो ऐसा कौन सा नया उन्होंने कुछ कह दिया जिसको कि लेके इतना बवाल मचना चाहिए? मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी उनकी जब भी विदेश यात्रा होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको अब राहुल के बोलने से डर लगता है। राहुल जी जो बोलते हैं उससे उनको लगता है कि उनकी यहाँ पे जो वो एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंच जाएगा। इस वजह से इतना ज़्यादा फिर हो हल्ला मचने लगता है। ठीक है, अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूर्णिमा जी ने जिस तरीके से पूरी बात डिस्क्राइब की है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक साफ दिल का व्यक्ति कहीं जा रहा है, 4 बातें कर रहा है, बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों हो जा रही है, क्यों डर लग रहा है? नहीं, आपने क्यों डिबेट किया है? बीजेपी के कहने से किया है? नहीं, हमने तो समझने के लिए और टीवी मीडिया ने क्या बीजेपी के रिएक्शन के बाद जो है इसको उठाया है? क्या ये बीजेपी का मसला है? आपने ये सवाल मेरे से क्यों किया? पहले तो आपका सवाल जो है वो राहुल गांधी जी जो बोले हैं और जिसको हमारी पूर्णिमा जी जैसे जो भारत में परवर्टेड सेकुलर लिबरल ये इकोसिस्टम के लोग हैं, वो जिस ढंग से मैं चाहता हूं कि मैं आता हूं तो शांति से एक डिबेट करूं। क्या राहुल गांधी अमेरिका में जो कुछ बोल रहे हैं ये भारत का मसला है कि केवल बीजेपी का मसला है? लोकसभा में विपक्ष का नेता देश के बाहर जाकर के भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश करेगा कि हमारे लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, लोगों से संवाद का खत्म कर दिया गया है, सारी संस्थाओं पर एक आरएसएस के लोगों का कब्जा है और एक मुसलमान, एक दलित, एक उसको उस पर हिंसक हमले हो रहे हैं, अपने अनुसार धर्म के अनुसार जीने की आज़ादी नहीं है। और मुझे तो डर है कि एक सिख भाई जो है वो क्या पगड़ी और कड़ा पहन के दे सकता है? आप बताइए, इस प्रकार की भाषा ये राजनीतिक मतभेद की भाषा है? मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो जब यात्रा पर जा रहे हैं, चलो उन्होंने सैम पित्रोदा जी ने कह दिया, जो ओवरसीज कांग्रेस के संयोजक हैं और इनके आयोजक है, कि इनका विपक्ष के नेता के रूप में नहीं, निजी पॉलिटिकल यात्रा है। तो क्या ये संभव है कि देश का कोई बड़ा नेता जाए, कुछ ऐसा बोले कि नहीं मेरे अंदर 2 चरित्र हैं, एक चरित्र से मैं वो जीता हूँ, दूसरे चरित्र से ये जीता हूँ? तो ये तो मतलब इसमें क्या कर सकते हो जब भारत का इतना बड़ा नेता देश की लड़ाई को, और वो लंबे समय से 2017 से इस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं, वो है। और इस बार चूंकि चुनाव में सफलता मिली है, उनका उत्साह बढ़ा है। देखिए, आपका घंटी बज गया है, आप दोबारा आएंगे। मैं केवल अंतिम लाइन ये बोल रहा हूँ, राजनीतिक मतभेद, वैचारिक मतभेद, संघर्ष भारत से हर प्रेम करने वाले को देश की सीमाओं के अंदर रखता है। देश की सीमा के बाहर जाते हर व्यक्ति भारतीय है, वो भारत का पक्ष लेगा। अगर आपके अमर उजाला के हमारे दर्शकों को ये लगता है कि राहुल गांधी जी ने भारत का पक्ष किया है, भारत जो भी डॉक्टर राम कृपाल जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति कह रहे थे कि जो भारत का गौरव, सम्मान, ताकत दुनिया में बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाने का, उसकी प्रभाव और बढ़े उसकी भूमिका निभाई है, तो राहुल गांधी का भाषण सही है। आप अपने दर्शकों पर छोड़ दीजिए। मैं तो इससे बहुत भयभीत हूं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। जाहिर सी बात है, फैसला इस पर दर्शक करेंगे। ऑब्जेक्शन उठाना चाहती हूँ, इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो मुझे नहीं लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे यूज किए जाने चाहिए। परवर्टेड सेक्युलर इकोसिस्टम क्या होता है? आपकी विचारधारा से अलग होके कोई अगर कोई बात कहता है तो वो परवर्टेड इकोसिस्टम का हिस्सा हो गया। ये जो मानसिक विचारधारा है, जो ये मायोपिक विचारधारा जो अब देश में पैदा हो गई है, अगर राहुल गांधी उसको वहां बाहर तोड़ने का काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत वेलकम मूव है। दुनिया को भी देखना चाहिए कि भारत में वो मानसिक विचारधारा जिसको कि अभी के सत्ता प्रमोट कर रही है वो नहीं है। एक और दूसरी विचारधारा भी है जो ये है, जो परवर्टेड जिसको ये कह रहे हैं, इनके हिसाब से परवर्टेड हो सकती है, लेकिन विचारधारा एक वो भी है जो कि ऑल इंक्लूसिव है। ठीक है, ऑल इंक्लूसिव में मैं एक बार आऊंगा आप सबके पास वापस। राकेश सर, आपको मैं चर्चा में लेके आ रहा हूँ, सबकी बात आप सुन रहे हैं, बड़ा है नहीं तो एक आदमी से आप खंडन करवा लीजिए और दूसरे को कहिए आपके बाद में। नहीं, अभी जवाब नहीं दूंगा आपको। ये नहीं, सुनिए, आपने 3 मिनट का रखा हुआ है, तो पहले सुनिए। नहीं, आप देखो ऐसा है, सब इसमें बोलते हैं। नहीं, हम बीच में कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। नहीं, आप ये ऐसे मत करिए। एक बार आए फिर दोबारा लीजिए। तो आपको जवाब देना है तो आप जवाब ना नहीं देना है, हम ऐसे मैं कह रहा हूँ। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा। मैं राकेश सर के पास जा रहा था। राकेश सर, सबकी बात आपने सुनी, पढ़ा है मैं, आप तमाम बातें कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप बोल रहे हैं। अब आप ये कहें कि मेरी यात्रा उस तरह की नहीं है, लेकिन आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं,
आप वहाँ पर जब बोलते हैं विदेशी धरती पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स उठाते हैं, उसके मायने सिर्फ देश में ही नहीं निकलते, विदेशी धरती पर भी अलग अलग जगहों पर निकाले जाते हैं। जो उस तरह की ताकतें हैं जो शायद भारत का अहित चाहती हैं, वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। बड़ा अहम सवाल है, आप देश में सारी बातें करिए, आम जनमानस में भी है घर की बात घर में रखने की बात, कुछ गलत भी है कुछ सही भी है, तो वो परिस्थिति आखिर कांग्रेस के नेताओं को या राहुल गांधी को समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बार बार इस पर विवाद होता है, आप देश में तो लड़ रहे हैं ना, फिर वहां पर जाकर आखिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं या कौन सा सपोर्ट हासिल करना चाह रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, अमेरिका में राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य है वो भी महत्वपूर्ण है और मुलाकात भी महत्वपूर्ण है। हम मुलाकात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बोलना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आप भले ही कहें कि आपकी निजी यात्रा है, लेकिन आप कहीं भी रहेंगे तो आपके साथ नेता प्रतिपक्ष की छाया चलेगी। और नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है भारत में, प्रधानमंत्री के बाद प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पे आता है। ऐसी स्थितियों में यदि आप विदेशी धरती पे भारत से संबंधित कुछ भी बात कहते हैं तो प्रोटोकॉल में वो बात महत्व की मानी जाएगी। तो आपको कम से कम इस उम्र में इस बड़ी पार्टी के नेता के तौर पे कुछ भी बोलने से पहले ये समझना जरूरी है। आप 17 में अमेरिका गए और जाके आपने कहा कि भारत में बहुत सारी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तब सिर्फ आप सांसद थे। 2022 में आप गए और आपने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तब भी आप सांसद थे। लेकिन 2024 में आप सिर्फ सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है। तो नेता प्रतिपक्ष के नाते जितनी जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री की राष्ट्र के प्रति है, उतनी ही जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष के प्रति है। तो आपको बोलने से पहले ये संयम रखना जरूरी है कि हम ऐसी कोई भी बात ना बोलें कि जिससे कि भारत की गरिमा पे असर पड़े, नंबर 1। नंबर 2, आपको बात रखना है और आपको यदि प्रदर्शन तैयार करना है तो प्रदर्शन के 2 तरह के मायने होते, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। आप वहाँ पे भारत की और भारत सरकार के बात करके एक सकारात्मक व्यक्तित्व भी तैयार कर सकते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप भारत की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करके ही चर्चा में आ सकते हैं, सकारात्मक बात करके भी आप चर्चा में आ सकते हैं। मुझे लगता है आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे बड़ा व्यक्तित्व राहुल गांधी का तब भी दिख सकता था। दूसरा, जो आप इनहाल उम्र से मुलाकात किए वो भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं जो दो पहले के विषय रखा, 2017 में वो गए तब गुजरात में चुनाव था और वो जाके बोले कि भारत में बहुत हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो गुजरात और हिंसक घटनाएं, इसको जोड़ के देखिए आप। हालांकि कांग्रेस गुजरात में चुनाव हार गई। 2022 में जब आप गए तो आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था और 399 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई। 2024 में आप कब गए हैं? जब कश्मीर में चुनाव है। और आप किससे मिल रहे हैं? अमेरिका की उस सांसद से मिल रहे हैं जो पीओके गई, भारत के खिलाफ बोल रही है, जो पृथक कश्मीर की बात करती है। और आप वहां जाके क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 प्रधान 2 विधान का जो एजेंडा है आप उसके साथ हैं, जो मौखिक तौर पे स्वीकार नहीं कर रहे लेकिन सांकेतिक तौर पे आप उसके समर्थन में हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को यह कह के बचाना ठीक नहीं होगा कि उनका बोलना उचित था और उनका मिलना भी उचित था। उस सांसद से मिलने से मुझे लगता है राहुल जी को परहेज करना चाहिए जिस सांसद ने भारत के प्रधानमंत्री का संसद में होने वाले अभिभाषण का बहिष्कार किया था। तो ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की बनती है कि उन्हें ऐसे सांसद से कम मिलने से दूरी रखनी चाहिए। ये बात आप कह रहे हैं, दूरी तो रखनी चाहिए, लेकिन दूरी रखी नहीं गई ना, इसीलिए तमाम सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सबका अपना अपना पक्ष है। समीर सर, बड़ा है हमें समझना, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पर जाकर सब कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी तमाम सवाल उठा रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आखिर जो इल्हान उमर का जिक्र इन्होंने किया, इस तरह की ताकतों से आप मिलते हैं, उसके बाद अपनी बात अपने हिसाब से कहते हैं। ये बातें आप यहाँ पर उठाते रहे, उठा सकते हैं, कह सकते हैं। देश में बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने पिछले दिनों संसद में कही है, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, बनने के पहले, चुनाव के दौरान। लेकिन आप जब वहाँ से बोलते हैं तो उसके बड़े मायने हो जाते हैं और उसी पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। उसका खास करके एजेंडा इसके पीछे का मैं समझना चाह रहा हूँ। सत्ता पाने के लिए हम देश की छवि पर सवाल उठा सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। मैं कुछ कोट कर देता हूँ। जब उन्होंने 2022 में यात्रा की थी तो उन्होंने पाकिस्तान से तुलना कर दी थी भारत की, और 2020 में जब इटली दौरे पर गए थे तब उन्होंने कह दिया था कि तमाम चीज़ों को लेकर, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने कह दिया कि अलग अलग बातें उठा दी थी। सीए के दौरान भी दक्षिण कोरिया गए थे, वहाँ पर भी सवाल उठा दिया था। तो ये हर जगह जाकर भारत के एजेंडे को बाहर ले जाने के पीछे का मकसद, और जो बार बार आरोप मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि ये जो एक जॉर्ज सोरोस वाली एंटिटी है, कांग्रेस उसके जरिए भी मूव हो रही है, क्या वो भी एक इसके पीछे की वजह है या वो भी एक राजनीति के केंद्र में है?
देखिए, राहुल गांधी के इस दौरे से दो चीज़ों पे जरूर एक विवाद हुआ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान गया है। एक बड़ा बयान उनका ये था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आरक्षण को लेकर विचार करेगी कि आरक्षण कब खत्म होगा, ये जो उन्होंने बयान दिया था। और दूसरा बयान उनका जो बयान आया था कि सिख कम्युनिटी को लेके कि भाई कब कड़ा पहन के और वो गुरुद्वारे में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इस पर भी आगे उन्होंने अपनी चिंता जाहिर कर दी थी। इस दो पर मुझे लगता है ज़्यादा रिएक्शन हुआ था। अगर राहुल गांधी का रिएक्शन देखें तो राहुल गांधी ने आरक्षण के मामले पे तो अपने सफाई पेश कर दी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मेरा बयान ऐसा नहीं था। लेकिन जब सिख का मामला जब इतना बवाल पे आया तो उस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि इस तरीके से कोई स्थिति उत्पन्न होगी। तो मुझे लगा कि देखिए, राहुल गांधी सिर्फ इसलिए कि वो विपक्ष के नेता है और बाहर जाके बोल रहे हैं उसको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। राहुल गांधी जब सांसद के रूप में भी बाहर जाके बोलते थे तब भी उन्हें उतना ही अटेंशन मिलता रहा जितना विपक्ष के रूप में मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने या नहीं बने, इनके कद में से बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं। वो एक बड़े पार्टी के बड़े नेता है, बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। राहुल गांधी को आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष से बड़े पद पर देखा जाता है, विपक्ष का नेता उन्हें मिल गया है। तो राहुल गांधी हमेशा अटेंशन में मीडिया के अटेंशन में रहते ही है, वो कहाँ पर भी जाएंगे, चाहे देश में बोले चाहे विदेश में जाके बोले। राहुल गांधी के एक बोलने का अपना एक तरीका है, वो बोल देते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर उनका रिएक्शन जब होता है तब उन्हें लगता है कि मैंने क्या बोला। मुझे लगा कि राहुल गांधी पहले वो क्या कहने वाले हैं, क्या बात रखने वाले हैं, उसका रिएक्शन भारत में किस तरीके से होगा, या जो बात बोल रहे हैं उसका रिएक्शन जनता किस तरीके से लेगी। अगर वो इस बात पर विचार करते हैं अपने जीवन की शुरुआत से, तो मुझे लगता है कई ऐसे मामले पे थे जिससे विवाद से वो बच सकते थे। एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जब उन्होंने मोदी को लेकर कह दिया था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, उस मामले पर उनको इतना एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा कि सांसद ही गई, मकान छोड़ना पड़ा। हालांकि उनका इंटेंशन नहीं रहा होगा जो उन्होंने बाद में कहा है कोर्ट के अंदर। तो मुझे लग रहा है उन्हें अपने बयान के कारण कई बार परेशानी झेलनी पड़ी है। देखिए, राहुल गांधी ने बात अपनी तरफ से कही है, और जब कोई भी नेता हो मुझे लगता है कि ये कह देना कि सिर्फ भारत में अलग बोलेगा, विदेश में जाके अलग नहीं बोलेगा, उसकी विचारधारा उसके साथ हमेशा चलेगी, उसके साथ पार्टी हमेशा चलेगी। वो भारत में भी इसी तरह से बोलेंगे और बाहर जाके भी बोलेंगे। सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन जाएगा तो वो अपने एक विचारधारा को साथ में लेके चलता है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी विदेश की भूमि पे बोल रहे थे, अमेरिका बोल रहे थे, और जब वो देख रहे थे कि कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा अमेरिका में होने वाला है, अभी प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं, तो राहुल गांधी को इस तरीके से थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी चाहिए थी कि जिससे किसी तरह का एक माहौल देश के अंदर, एक समाज के अंदर टूटने की स्थिति है। मुझे लगता है कि जो सरदार को लेकर उन्होंने जो जिक्र किया था अनावश्यक रूप से, वह ऐसा कोई माहौल नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा इश्यू नहीं था, या देश में ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी कि जिसको लेके वो उसका जिक्र कर देते। ठीक है, आप आरक्षण पे बात हो रही थी, पूरे देश में आपने आरक्षण को लेकर चुनाव लड़ा, आरक्षण पे चर्चा हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आप उस पर बोलते हैं, जरूर बोलते हैं कि आरक्षण कंटिन्यू रहेगा या आरक्षण आगे जाके हम खत्म करेंगे, या जातिगत जनगणना होना चाहिए, जब जनगणना होगी तो जाति आधार पर जनगणना हम करवाएंगे, आप इस पर अपनी बात बोलते हैं। मुझे लगा जो सरदार को लेकर उन्होंने जिक्र किया था उससे उन्हें बचना चाहिए था, वो अनावश्यक था, और अनावश्यक विवाद और ऐसे चीज को उन्होंने छेड़ दिया जो एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। भाई, खलिस्तान का मामला हम सब जानते हैं कितना एक बड़ा मामला दुनिया में भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है। जिस तरीके से अमृतपाल चुनाव जीत कर आए पंजाब से, और जिस तरीके विचारधारा के लोग वहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से बचना चाहिए था। पंजाब तो इतना बड़ा भुक्तभोगी रहा है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों की इतनी हत्याएं हुई है, देश बड़े मुश्किल से पंजाब की समस्या से उभरा है। तो मुझे लग रहा है संवेदनशील मुद्दा था, राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। और उसके बाद देखिए पन्नू का बयान भी आ गया तुरंत कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो खलिस्तान को लाइन को बड़ा करने वाला है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए था कि जो पन्नू ने बयान दिया है, राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि भाई जो पन्नू ने बयान दिया ये निरर्थक और बेबुनियाद है, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं था, कोई इसका किसी तरह का लाभ लेने की कोशिश नहीं करे। मुझे लग रहा है कि पन्नू के बयान पे राहुल गांधी का ना बोलना, और जिस तरीके से दूसरे इश्यू पर राहुल गांधी ने रिएक्ट नहीं किया, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को ये करना था या कांग्रेस को अपना पक्ष रखना था। हालांकि कल कांग्रेस के रणजीत चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जालंधर के सांसद, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे समस्या का समाधान है, उससे कांग्रेस की बात नहीं जाएगी। राहुल गांधी ने यह बात कहा, राहुल गांधी ट्वीट करके अपनी बात को और स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि वो जो उन्होंने जिक्र किया था वो किस संदर्भ में था। वही यही तो ज़रूरी था, इसीलिए अगर ये बात हुई होती तो शायद हम इतनी चर्चा नहीं कर रहे होते। अवधेश सर, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, बहुत सारी बातें हुई, आप बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे, उसको भी मैं जोड़ देता हूँ। साथ ही साथ इस तरह के बयान दे रहे हैं, ठीक है बयान दे रहे हैं, तो क्या इससे नेता का कद बड़ा हो जाता है? देश में नेता का कद बड़ा करना है तो इसलिए हम बाहर जाकर कुछ भी बोलेंगे, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, उनको लगता है कि इस तरह का बयान दिया तो शायद तुरंत लाइमलाइट हो गया या कुछ हो गया। लाइमलाइट में तो ऐसे ही है, रोज़ उनके बयान चर्चा में रहते हैं।
देखिए, जो कुछ शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वो किसी व्यक्ति के लिए होता नहीं है। हर व्यक्ति के प्रति सम्मान है। राहुल गांधी के प्रति भी व्यक्तिगत सम्मान है, कोई भी हो, वो एक अलग विषय होता है। विचार के स्तर पर कोई बात से हमारी असहमति मतभेद होती है, उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो प्रकट किए जाते हैं और वो हम सब के अंदर उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सबका सम्मान है, यहाँ किसी से व्यक्तिगत कोई ऐसा होता नहीं है। तो पहले तो डिबेट का है, लेकिन हम लोग जो पत्रकार हैं, हम लोग इस किसके लिए पत्रकारिता करते हैं? भारत देश के लिए पत्रकारिता करते हैं कि हमारा भारत देश आंतरिक रूप से शांत, स्थिर, सबल, सही दिशा में चलने वाला, यहाँ के एक एक व्यक्ति को भान हो कि इस देश में जो कुछ भी होता है उसमें हमारी कोई छोटी या बड़ी भूमिका सकारात्मक है और विश्व में भारत सिर उठा के हमेशा खड़ा रहे। विश्व इसको देख के कहे कि ये एक देश है जैसा देश हमको बनना चाहिए। ये एक दृष्टि होती है। उस दृष्टि से, उस कसौटी पर जब आप किसी चीज़ को कसते हैं तो आपको थोड़ा फिर उसके आधार पर जो होता है तो वो रिएक्शन होता है। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। कार्यक्रम पहले से तय है, मीटिंग तय है, कहाँ क्या होना है पहले से तय है। अचानक उन्होंने नहीं बोला होगा तो आखिर प्रश्न तो उठता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनको भी मालूम है कि अभी अमेरिका में ही जो अलगाववादी सिख हैं, मुट्ठी भर हैं, उन लोगों ने भारतीय दूतावास पर हमले किए, तोड़ फोड़ किए, वाणिज्य दूतावास पर 3-4 जगह किया, नेहरू जी की मूर्ति को लात मार दिया, महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ तोड़ फोड़ किया, भारत के झंडे को जूते से नीचे जो है कर दिया, तिरंगा सम्मानित झंडे को। आपको ब्रिटेन के उच्चायोग में तो तिरंगा झंडा ही उतार दिया, हालांकि उतारने वाले बेचारे सुरधाम पहुंचा दिए गए। आज भारतीय भी उठ के खड़ा है ना जगह जगह। अब सोचता है कि नहीं इनको छोड़ो नहीं, हम ही इसका उपाय कर लेते हैं, तो वो कर दिया। या कनाडा में या जगह जगह हो ही रहा है, भारतीय उठ के खड़े हो गए। पाकिस्तान के एक वांछित जो है 24 जा चुके हैं, तो वो भारतीय उठ के खड़े हो रहे हैं इन लोगों के विरुद्ध, अगर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि अमेरिका में जो गुप्ता जी पकड़े गए हैं पन्नू के हत्या में, उनका परिवार तो वैष्णव हो बेचारे, तो मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन वो पहुंच गए कि इसको छोड़ना नहीं है, देश के खिलाफ बोल रहा है और पूरी दुनिया में उनकी खबरें छप रही थी। ये एक ऐसा भी भारत हुआ है। उसमें सरकार तो नहीं चाहेगी कि भैया हम गैर कानूनी काम करें, लेकिन हो रहा है। तो ये भी है, हम लोग कहीं हिंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में कोई हिंसा बढ़ा रहा और वहाँ के लोग कार्रवाई नहीं कर सकता है तो किसी के अंदर ये भाव पैदा हो सकता है कि भैया कम से कम विदेश में चल के चाहे मरो या जियो, इसको ऐसा करो कि फिर हमारे देश में आतंक न फैलाए। राहुल गांधी जी जो कुछ बोल रहे हैं उससे उन सारी शक्तियों को बल मिला है जो इस समय भारत को, उसमें पॉलिटिकल पावर भी है, उसमें बड़े बड़े NGO हैं, दुनिया के थिंक टैंक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, पाकिस्तान जैसा देश है और दुनिया भर में वो एक बड़ा इकोसिस्टम है जो इसके विरुद्ध है। तो उनको उस सिस्टम पर प्रहार करना था कि हमारी समस्या अपने देश की है। हाँ, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो सिखों वाली तो भालेंद्र सिंह बिरमानी ने ही खंडित कर दिया खड़ा होकर कि हम तो, वो तो 15-20 मिनट बोले और चले गए, हमको तो प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं है। बोलता तो मैं तो कड़ा कंघा पहन के जाता हूं, लेकिन उसका असर दुनिया में हो गया। अब आप सोचिए कि कई संस्थाएं अमेरिका से लेकर दुनिया भर में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है झूठी और कहती है कि भारत में अभिव्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, उसके आधार पर इनको निकारागुआ, वियतनाम, पाकिस्तान, फलाना देश के कैटेगरी में डाल के ब्लैक लिस्टेड करो। अगर वो संस्थाएं कल राहुल गांधी जी के बयान को कोट करके कहेंगे तो ये समस्या भारत की होगी कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की होगी? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। तो ये तो भारत की समस्या होगी। भारत के लिए अगर वो अलगाववादी खड़े होंगे और इनके बयान को उद्धृत करके वो बताएंगे, अपनी मीटिंगों में बताएंगे कि देखो कर रहा है, तो वो भारत की समस्या बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के बयान दे दिया जा रहा है और वो संसदीय लोकतंत्र के अंदर मुझे नहीं लगता है कि सामान्य राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में बीजेपी RSS को हराकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से नहीं करेगा। पुराने जमाने में जो कम्युनिस्ट
मतलब भारत देश की सीमाओं को नहीं मानते थे, उनका राष्ट्र नहीं होता था, वर्ल्ड में सर्वहारा का गवर्नमेंट कायम करेंगे, वो अपने देश के बाहर जाकर लोगों को भड़काते थे हिंसा के लिए, वो पलटते थे। ये भाषा उस प्रकार की है। अब उनका लक्ष्य क्या है, कौन लोग इस प्रकार की भाषा बुलवा रहे हैं, कहां से ये चल रहा है, इस पर व्यापक शोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब राहुल गांधी छोटे मोटे आहले, यह अलग बात है कि अमेरिका के अखबारों ने, टीवी ने उस रूप में महत्व नहीं दिया, हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ तो मिलेगा। तो इसलिए इस रूप में चिंता का विषय है। कोई किसी विचारधारा का हो, कोई भी हो, उसको इसकी चिंता उसके अंदर होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी से भी बात की जाए, उनके लोगों से भी बात करनी चाहिए। इसमें हम लोगों को भी मौका मिलेगा तो बात करेंगे, क्योंकि यह देश का प्रश्न है, किसी व्यक्ति का प्रश्न है। अवधेश कुमार कल रहें न रहें, हमारा अंत हो जाए, लेकिन ये देश रहना चाहिए और ये देश उसी रूप में रहना चाहिए जैसे हमारे मनीषियों ने आज़ादी के आंदोलन में उसके पहले इस देश की कल्पना की थी। और राहुल गांधी जैसे हमारे बड़े नेताओं का उसको झंडा लेके खड़ा होना चाहिए। और इस देश के पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, सबको उस रूप में हो, देश में आप लड़ो। देश में आप लड़िए, घर की लड़ाई हर जगह होती है और सब जगह चर्चा होती रही है। मैं एक बात पूर्णिमा जी समझना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के शासनकाल में ही अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा गया था भारत का पक्ष रखने के लिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो उस पर विवाद हो जाता है। अब कितनी बातें उन्होंने सही कही, कितनी बातें उन्होंने गलत कही, क्योंकि आप सब बहुत अनुभवी लोग हैं तो आप लोग इस पर अपनी अपनी राय तो रख ही रहे हैं। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप विदेश में जो बोल रहे हैं तो आप उस हिसाब से बोलिए कि भारत एकजुट दिखे, मजबूत दिखे। उसमें दिक्कत कहाँ आ जाती है, या वो जस्टिफिकेशन क्यों हो जाता है कि हम तो करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, लेकिन हम इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं, या हम ये बात यहाँ पे कह रहे हैं? नहीं, जिस जमाने का आप उदाहरण दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, उस समय क्या आज की तरह की राजनीति पोलराइज थी? इस तरह से बिल्कुल विचारधाराओं का आपस में टकराव उस समय था क्या? इस लेवल तक था क्या? विचारधारा अलग सत्ता थी, पाने की चाहत तो तब भी थी नहीं, लेकिन विचारधारा पे इस तरह की दुश्मनी नहीं थी। विचारधारा के डिफरेंसेस थे, दुश्मनी नहीं थी। तो वो देश का माहौल उस वक्त अलग था। उस समय देश में जो लड़ाई होती थी उसमें भी था कि मनभेद है, मतभेद है, मनभेद नहीं है, वैसी वाली विचारधारा की लड़ाई होती थी। तो उसमें चीज़ें अलग थी और वो चीज़ हम आज एक्सपेक्ट करें कि होगा तो वो संभव नहीं है। जिस तरह का पोलराइजेशन समाज में हो गया है, राजनीति में हो गई है, तो वो जो कटुता है वो बाहर दिखाई दे जाती है और वो हर तरफ से दिखती है, किसी एक तरफ से नहीं दिखती है। तो जो आप कह रहे हैं कि देश की छवि को ध्यान में रख के करना चाहिए। अब अभी जैसे सर ने वो इल्हाना उमर का उदाहरण दिया, इल्हाना उमर क्या 1-on-1 मीटिंग थी राहुल गांधी के साथ? क्या राहुल गांधी ने उनको अलग से न्योता देके बुलाया था? वो डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स जो कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस डेलीगेशन में 10 लोग थे, उसका एक हिस्सा थी। उसके बाद क्या राहुल गांधी ने उनसे अलग से बात की? इल्हाना उमर ने कभी जो कुछ भी कहा, कश्मीर पे कहा, पीओके पे कहा, मोस्टली डेमोक्रेटिक पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी वो लाइन रही है, वो आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग उनकी वही रही है। और कमला हैरिस जो आज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो मोर और लेस वो सारी बातें वो बोलती रही हैं। तो आज क्या जो अगर मान लीजिए कमला हैरिस जीत जाती हैं तो इंडिया, कमला हैरिस आएंगी तो क्या इंडिया उनके साथ एंगेज नहीं करेगा? इंडिया उनके साथ बात नहीं करेगा? तो जब हम विश्व में चारों तरफ कह रहे हैं कि बिल्कुल कट्टर दुश्मनी के बावजूद हम चाह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन साथ में बैठ के बात कर लें, या गाजा के ऊपर इजराइल तो राहुल गांधी और इल्हान उमर क्यों नहीं बात कर सकते? तो नहीं, विचारधारा का कोई डिफरेंस है भी कहीं तो हम उनके साथ बात ही ना करें, हम मुलाकात ही ना करें, ये हमारी पोजीशनिंग नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड जो रिलेशंस हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, ये पोजीशनिंग नहीं होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल कट्टर विचारधारा के लोगों को कह रहे हैं कि आप बैठ के बात करो, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। तो हम जब जा रहे हैं तो हम किसी से मिलने से मना कर देंगे कि वो हमारी पोजीशनिंग से मैच नहीं खाता, इसलिए हम नहीं मिलेंगे। एक चीज ये। दूसरी, जो कौन सी देश की छवि खराब हुई है, मुझे तो नहीं लग रहा है। एक ईमानदारी से, एक सच्चाई से बात कहने से अगर किसी देश की छवि खराब होती हो तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात होनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि देश की छवि खराब हुई है, दूसरे देश की छवि और मजबूत हुई है, क्योंकि देश, मतलब दुनिया देख रही है कि अगर कोई कह रहा है कि डेमोक्रेसी को खतरा है तो ये जब इतना खुल के बोल रहे हैं तो कहाँ खतरा है? तो ये भी बात तो सही है ना अपनी जगह कि उनको भी तो विचारधारा अपनी खुल के बोलने की आज़ादी है। तो वो दोनों तरफ से, इस डबल एजेड सोर्ड, वो दोनों तरह से काम कर रहा है। तो उसको हमको नॉन इशू को इशू बना के उस पर कोई वो नहीं करना चाहिए। अब जैसे मोदी, सारे मोदी चोर हैं, ये राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था। राहुल गांधी के साथ समस्या है कि उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था कि क्या ये इत्तेफाक है कि जितने चोर हैं उनका सरनेम मोदी होता है? ये तो नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं।
तो दोनों में बहुत सुनने में फर्क ना लगे लेकिन अर्थ में फर्क हो जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी के भी स्टेटमेंट को, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री हो, किसी के स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्लो करेंगे तो वो फिर नॉन इशू का इशू बनेगा ही बनेगा। ठीक है सर, आप जवाब देना, मैं आ रहा हूँ सर, एक सेकंड सर, बहुत देर से जवाब देना चाह रहे थे। इल्हान उमर को लेके सिर्फ इसलिए ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, उसका कारण है कि इल्हान उमर जो है अमेरिकी संसद में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है इसका प्रस्ताव लेके आई थी, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप सांसद के तौर पर प्रतिनिधिमंडल के साथ जाके नेता प्रतिपक्ष से मिल सकती हैं तो क्या सांसद की जिम्मेदारी ये नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस संसद की आप सदस्य हैं वहाँ अभिभाषण दे रहा तो आपको शामिल नहीं होना चाहिए? तो क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भारत के प्रधानमंत्री के अभिभाषण का बहिष्कार करने वाली सांसद से हम दूरी बना के चलें? तो मुझे लगता है जिम्मेदारी का विषय है ये, इसमें पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है। तो जिम्मेदारी जितनी भारत के प्रधानमंत्री की बनती है विदेश की धरती पे, उतनी ही जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की भी बनती है। इसलिए मैंने कहा कि उमर से माननीय राहुल गांधी जी को दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया, यानी भारत का अपमान किया। तो प्रतिनिधिमंडल और सांसद के तौर पे यदि आज उनकी जिम्मेदारी के नेता प्रतिपक्ष से हम मिले तो कल भी उनकी जिम्मेदारी थी कि हम प्रधानमंत्री के अभिभाषण में अपनी ही संसद में शामिल हों, बहिष्कार न करें। ठीक है, रामकृपाल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं केवल ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, आइडियोलॉजी, नीतिगत फैसले करना, ये राहुल गांधी जी जो नीतियों की बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए, उन्हें उसमें उनको पूरी स्वतंत्रता है। दो चीज़ होती है, व्हाट इज़ एंड व्हाट आर टू बी। क्या होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए, मोहब्बत की दुकान है, सब मोहब्बत से रहें, वो सब आप अपनी जगह। लेकिन जब आप कोई एक बात कहते हैं कि कड़ा पहन के जा सकते हैं कि नहीं, ये भयानक ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि तथ्य बताइए, आपको उदाहरण के साथ चलना पड़ेगा। और तथ्य भी बताइए, आपकी दादी ने किस लिए गोल्डन टेम्पल पर वो चढ़ाई कर दी थी? सेना ने क्यों किया था? और उसके बाद जितने सिख मारे गए हैं, क्या नीतियां थी? इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पर क्यों चलाई गोली और कितने लोग मारे गए? खड़ा किया भिंडरावाले को। लेकिन इंदिरा गांधी ने खुद कहा था कि ये नेसेसरी इविल, उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है लेकिन मुझे आज करना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप उस इतिहास को, राहुल गांधी को एक बात बता दूं आपको, मैं बहुत नज़दीक से फॉलो करता हूँ। जब आप जिस पद पर पहुँचते हैं तो बहुत अध्ययन की डिमांड करता है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप अध्ययन किए होते तो जुबान नहीं फिसलती 50 जगह। अब आप एमआरपी और एमएसपी का फर्क नहीं जानते, आप क्यों बोल रहे हो उस सब्जेक्ट पर जिसको आपको पता नहीं कि मैक्सिमम और मिनिमम, इन दोनों का मतलब आप नहीं समझ रहे हो कि एक है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक है मैक्सिमम प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो मेरा यह कहना है कि हर चीज को, अज्ञानता को आप रैपर में लपेट करके हर जगह पेश कीजिएगा तो एक्सपोज होइएगा। आप जब कितने गंभीर इशू पर बोल रहे थे तो आपको एक उदाहरण देना चाहिए था कि कहां पर ऐसी, कौन से, किस सरदार के साथ ऐसी घटना हुई है यहां पर आज की तारीख में, ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद से, जिसके जिम्मेदार आपके अभी यही लोग रहे हैं। हजारों सिखों का कत्ल करवाया, इसी दिल्ली में टायर डाल के फूंका गया, और यह कहा राजीव गांधी ने कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब आप उस, जब कोई बात कहते हैं तो आप बहुत सोच समझ के कहिए। नीतिगत आपकी बातें मैं मान सकता हूं, कुछ भी आप कहिए कि आप कल को सत्ता में आएंगे कहिए, लेकिन बाहर जाकर के जब आप देख रहे हैं कि खालिस्तान की बात कैसे उठ रही है, और बिल्कुल सही कहा समीर ने कि अगर आपको लगता कि ये बात गलत हो गई है और पन्नू उसका समर्थन कर रहा है, आपका समर्थन पन्नू करे, आपका समर्थन पाकिस्तान के अलगाववादी हर बात पर करें, तो कहीं ना कहीं आप कितने भी सच्चे हो, आपको सोचना पड़ेगा कि मामला क्या है, क्यों ऐसा होता है कि ये सारी जितनी ताकतें हैं, आतंकी हैं,
पृथकतावादी हैं, ये सब मेरे भाषणों की तारीफ क्यों करते हैं? आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, तो मेरा ये कहना है कि कम से कम सिखों वाले मामले पर आपको उदाहरण देना सफाई चाहिए देनी था चाहिए। कि कहाँ ऐसा हुआ है और क्यों आप कह रहे हैं। और एक सरदार वहाँ बैठा हुआ, उसको उठा के आप क्या कह रहे हैं? ये किसी गंभीर और उस जो लीडर अपोजिशन है उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि वो चीज़ों को, विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं, न उन्हें इसका ज्ञान है और न वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल समीर सर, क्योंकि लगातार देखिए सबकी बात हो गई, सारी बातें जो राहुल गांधी ने कही, जो तमाम सवाल है वो तो हम उठा रहे हैं, लेकिन क्या जिन मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो ठीक था? या सारे मुद्दे इसी तरह एजेंडा के हिसाब से ही देखे जाएं, उसी नज़र से देखे जाएं, ऐसे ही समझें इसको? नहीं, मुझे लग रहा है उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की। राहुल गांधी को पूरी तरीके से खारिज करना मुझे लगता है ठीक नहीं। कई बातें उन्होंने उठाई है जो देश में भी उठाते हैं, बाहर उन्होंने बात की, जो चर्चा हो रही है। मुझे सिर्फ उनके जिस बात पे मुझे आपत्ति रही है, मुझे लगा जिन्हें राहुल गांधी से बचा जा सकता था, वो एक सरदारों को दिया गया जो मामला था, जो एक बड़ा मतलब समाज में विभाजन पैदा करने वाला मामला बन सकता था, या जिस तरीके से जो पन्नू ने उस मामले को उठाया, मुझे लग रहा है राहुल गांधी को उससे बचना चाहिए था। कि वो कोई कंसर्न नहीं था, वो कोई टॉपिक नहीं था, इसकी कोई घटना घटी नहीं थी देश के अंदर, कोई तथ्य हो, कोई घटना घटी हो, उसको आप उठाकर इस बात को जिक्र करें तो समझ में आता है। बाकी मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब जातिगत की बात की, आरक्षण का तो जिक्र हो ही रहा है हर जगह। जिस आधार पर आप चुनाव लड़े हो, आरक्षण को लेकर चुनाव लड़े हो, जिस आरक्षण ने आपको इतना सपोर्ट दिया है, तो निश्चित से राहुल गांधी उसका देश में या विदेश में उसका जिक्र करेंगे, तो उसमें भी मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है। आरक्षण को लेकर दोनों पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रख रहा है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे सिर्फ राहुल गांधी की इस बात से एक आपत्ति रही है कि उन्होंने इस तरह का दिया। तो दूसरा, जो चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने क्या दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नियंत्रित है, वो एक बचना चाहिए था। कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जब चुनाव हो रहे हैं, आप 99 सीटें पे पहुंच जाते हो, प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख की सिर्फ लीड पर टिक जाते हैं, उस स्थिति में कह देना कि भाई देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं है, मुझे लगता है ये गलत है। भारत की डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया मानती है, और इस स्थिति में राहुल गांधी को ये कहने से बचना चाहिए था कि देश के अंदर चुनाव नियंत्रित होते, निष्पक्ष नहीं होते, निष्पक्ष होते, तो हम और ज़्यादा सीटें जीत जाते। इन दो चीज़ों के अलावा मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो कहा उनका कहने का हक था। ठीक है, देखिए तमाम बातें हैं, जो कुछ जल्दी से लेकिन लास्ट में देखिए समीर जी उस भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करके बोल रहे हैं जो आमतौर पर सहिष्णु है, उदार है, कुछ गलती हो गई तो हो गई यार, कहाँ जो है उसमें पढ़ना है, शांति रखो, उस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं राहुल। देखिए मूल बात ये होती है कि आपका स्वर क्या है वहाँ। आपने बहुत अच्छा भोजन बनाना चाहा और एक एक बूंद मिट्टी का तेल सब में डाल दिया, क्या होगा वो? मतलब सवाल वो ऐसे ही होता है ना। या आपने डाला थोड़ा थोड़ा जहर डाल दिया, खाने के बाद क्या स्थिति पैदा होगी? तो एक तो उतना ही नहीं भाई, अभिव्यक्ति से जो भी बात वो कर रहे हैं, वो किसी भी स्तर पर एक आम भारतीय इतना भेनम बाहर जाके अपने नेशन के खिलाफ नहीं उगलता होगा। वो कुछ लोग विद्रोही होते थे जो दूसरे देश में शरण ले लेते थे, वो बोलते रहते थे। एक मुख्य धारा का नेता इस प्रकार से, मूल बात इस समय जो आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रामकृपाल जी को भी कहता हूँ, सभी इस पर विचार करें कि ये जो भाषा वो बोल रहे हैं, मैं इसको फिर दोहराता हूँ, आपके दर्शक बहुत गंभीर हैं, वो इस पर विचार करेंगे। वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सामान्य चुनाव से सत्ता बदलने वाला व्यक्ति अपने देश की इस प्रकार दुनिया भर में या देश के अंदर भी कि एक फासिस्ट शासन है, यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है, हमारे लिए जब कहीं भी जनसंवाद करने बात करने का अवसर नहीं था, तब हम निकल पड़े भारत यात्रा पर। तो ये क्या है लक्ष्य उनका, उनके सलाहकारों का, उनके रणनीतिकारों का, उनके जो विदेश में यात्रा करा रहे हैं, जो विदेश के सपोर्टर है, क्या आने वाले समय में भारत में कुछ ऐसी चीज़ें कराने की कोशिश हो रही है? सब पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि तय कार्यक्रमों में बोलने का विषय तय होता है, कार्यक्रम तय होता है, थोड़े बहुत स्लिप हो सकते हैं। सोच समझ के 7 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति लगातार बोल रहा है तो फिर उसके लक्ष्य के बारे में विचार करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, देखिए अहम सवाल जो तमाम राहुल गांधी की जो बातें उन्होंने विदेश की धरती पर कही, उस पर जो सवाल उठ रहे थे, उस पर हमने अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा की, सबकी अपनी अपनी राय है और सबका यही कहना है कि आप अपने हिसाब से भी उस पर फैसला करें, अपने हिसाब से भी सोचें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जो टॉपिक उठाए गए उसको लेकर
यहाँ पर हम बात करें, अलग तरीके से राजनीति चल रही है, कांग्रेस के नेताओं का अलग तरीके से उस पर कुछ कहना है, कितना सही है कितना गलत है, आपको क्या लगता है, या आप भी सोचिए। और हमारे तमाम खास मेहमानों की राय सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें सवाल जरूर बताएं, ताकि अगले कार्यक्रम में हम वो सवाल भी पूछ सकें। फिलहाल आप सबका धन्यवाद, और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमरुजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।